हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल वाली सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 4 तक फिनिश कर लिया है। यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिडर्सल ऑफ ग्रीवेंस। आप जानोगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर है पूरा एम्प्लॉयज के ऊपर ही है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारे कर्मचारी होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी किताब है ये। तो हर चैप्टर में उनके बारे में ही बात की जाती है ना। तो आज भी उनके ऊपर ही बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, वेलफेयर आप जानती होगे, ठीक है ना। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का मतलब होता है कि जो भी उनको दिक्कत है, जो भी उनको परेशानी एम्प्लॉय को, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उनको सुना जाए और उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, शिकायतों का निवारण किया जाए, ठीक है ना। बात करते हैं कंसेप्ट की। लेबर वेलफेयर वर्क इज वर्क फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ, सेफ्टी एंड जनरल वेलबींग एंड द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर बियॉन्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन बाय द लेबर लेजिस्लेशन। भाई, लेबर वर्कर जो है, लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि जो हमारे वर्कर है उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, हर चीज का ध्यान रखा जाए, हर चीज की बात की जाए, जिससे उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तभी उनका पूरा वेलफेयर हो पाएगा। वेलफेयर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उनको सैलरी टाइम पे दे रहे हो बस, नहीं। वेलफेयर का मतलब हेल्थ भी होती है, वेल्थ भी होती है। क्या? शारीरिक, मानसिक और हर तरह से। कल हमने पढ़ा था ना क्या क्या, मेंटल, फिजिकल, सोशल, कल हमने पढ़ा था ना। तो वैसी आपकी शारीरिक भी होनी चाहिए, आपका पैसे के रूप में भी होनी चाहिए, मानसिक रूप में भी, हर तरह से वर्कर को टेंशन फ्री रखना चाहिए, तभी वर्कर अच्छे से काम कर पाएगा। ये सब उसके बारे में लिखा हुआ, पढ़ लेना, सब कुछ सेम ही है जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेन बात आते हैं यहाँ पे, स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। एनीथिंग डन फॉर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द वर्कर। देखिए, लेबर वेलफेयर है क्या? कोई भी चीज जो कि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और मोरल इकोनॉमिक डेवलप बेटरमेंट के लिए हो वर्कर की, कि वर्कर की फिजिकल भी हो, मोरल भी है हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, है इकोनॉमिक भी, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी बेटरमेंट हो रही है, चाहे एम्प्लॉयर के द्वारा मतलब मालिक के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा, और बाय द एजेंसी और अलग एजेंसीज के द्वारा, ओवर एंड अबव व्हाट इज लेड डाउन बाय लॉ। लॉ के कहने पे, या लॉ ना भी कहे तभी अगर आपको करना तो है ही। ये थोड़ी लॉ बताएगा तभी आप उनकी वेलफेयर करोगे, लॉ ना बताए फिर भी वेलफेयर करो। और व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड बेनिफिट फॉर विच वर्कर मे हैव बार्गेन। और हर वर्कर चाहता है, काम करने से पहले बात करता है ना, सैलरी की तो बात करता है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके काम में करूँगा, अच्छे से करूँगा, लेकिन आप टाइम पे सैलरी दे देना, मेरी जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वो टाइम पे प्रोवाइड कर देना। तो ये जो जितनी भी डेवलपमेंट की बात हो रही है वर्कर की, अगर ये सारी बातें हो रही है तो उसी को हम लेबर वेलफेयर कहते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द कमेटी ऑन लेबर वेलफेयर, जो लेबर वेलफेयर के लिए कमेटी बनी है, वेलफेयर सर्विसेज शुड मीन सच सर्विसेज। वेलफेयर सर्विस का मतलब होता है वह सर्विसेज, वह फैसिलिटीज, वह एम्यूनिटीज जो कि जैसे कि एडुकेट कैंटीन, लेबर के लिए कैंटीन हो, ठीक है ना, रेस्ट करने की जगह हो, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो, सैनिटरी साफ सफाई के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, ठीक है ना, अरेंजमेंट फॉर रिक्रिएशन फैसिलिटी, सैनिटरी हो गया, ट्रैवल के लिए, थोड़ा घूमने के लिए भी उन्हें छुट्टी मुट्टी मिले, है ना, फ्रॉम द एकोमोडेशन वर्क एम्प्लॉयड डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम। और मान लो तबियत खराब है तो घर से भी काम कर सके, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए वर्क फ्रॉम होम वाली। अगर ऐसी फैसिलिटी होगी तो लेबर घर से भी काम कर लेगा आराम से, है ना। डिस्टेंस देयर होम एंड सर्विस एम्प्लॉय फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी भी हो, कंट्रीब्यूट अंडर विच वर्कर है एम्प्लॉयड। और आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, पीएफ प्रोविडेंट फंड वाली फैसिलिटी भी हो, कि वर्कर की थोड़े थोड़े सैलरी काट के, और थोड़े सैलरी कटती रहे, और थोड़ा जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिला के उसके लिए, जब तक उसकी जॉब चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे, जिससे कि जब उसकी जॉब खत्म हो, मतलब रिटायर हो, तो कुछ पैसा उसे मिल सके अपने आगे काम के लिए, है ना। तो यही सब होता है लेबर वेलफेयर, ठीक है ना। दोबारा अच्छे से पढ़ लेना, आसान है। सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर वेलफेयर। गाइस, वेलफेयर फैसिलिटी का मतलब होता है कि हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, चिल्ड्रंस एजुकेशन फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, जिससे कि इम्प्रूव द फैमिली लाइफ, एम्प्लॉय की फैमिली लाइफ भी अच्छी हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप उसका वेलफेयर करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखो, जिससे उसकी फैमिली का वेलफेयर भी हो। और इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब है फिजिकल, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है ना। उससे हाउसिंग स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, जैसे एजुकेशन वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, ठीक है ना। एम्प्लॉय सर्विस सर्व टू मेंटेन some degree of peace with the employee union, it must this constitute consider part of the bargaining package, कि भैया उसको काम करने को दिक्कत ना हो, शांति से काम कर सके, क्योंकि दिक्कत होगी तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अपने काम को पूरा सेटिस्फाई से कर सके वो, है ना, ऐसी फैसिलिटी दीजिए।
उसे बेनिफिट दीजिए जिससे कि वो हाई एफिशिएंसी से काम कर सके। कोऑर्डिनल मतलब कोऑर्डिनेशन, साथ में मिलजुल काम काम कर सके। और अगर एक एम्प्लॉय इज एबल टू अट्रैक्ट टैलेंटेड वर्कर फ्रॉम द लेबर मार्केट बाय प्रोवाइडिंग, देखो अगर आप अच्छी फैसिलिटी दोगे एम्प्लॉयज को, तो वो एम्प्लॉय बाहर 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग इंटरेस्टेड होंगे आपकी कंपनी में काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा, लोग आपकी कंपनी के आगे तरफ कंपनी की ओर बढ़ेंगे काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता आपकी कंपनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, इसीलिए। अच्छा, कौन कौन सी एजेंसी तो लेबर के वेलफेयर के लिए काम करती है? सबसे पहले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government has passed a number of acts for the welfare of different types of workers. बहुत सारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने आपके एक्ट पास किए हैं हमारे लेबर के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आते हैं, सब लिखा हुआ फैक्ट्री एक्ट, इंडियन माइंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, है ना, ये सारे एक्ट आए सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगली स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे प्रोविजन लागू कर रखे हैं अपने उसके लिए, ठीक है ना, यहाँ पढ़ लेना। नंबर 3 पे आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर तो मालिक, अब जिसके अंडर काम कर रहे हो वो भी तो कुछ बेनिफिट देगा, नहीं देगा? अगर जिसके अंडर काम कर रहे हो सिर्फ सैलरी देके हटा देगा? नहीं, अदर बेनिफिट एम्प्लॉयर भी देगा, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में जो अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, टिस्को, टाटा की, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, एल&टी, ठीक है ना, वोल्टास, बजाज, बिरलास, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट देती हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन, अब दूसरा ट्रेड यूनियन, जो कभी किसी वर्कर को दिक्कत होती है जो कहा जाता है, वो जाता है ट्रेड यूनियन के पास, ठीक है ना। जो वर्कर्स की बात सुनती है, उनके हक में लड़ती है, उनके हक में कोर्ट से बात करती है, एम्प्लॉय से बात करती है, एम्प्लॉयर से बात करती है ना। बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो वर्कर के हित में लड़ती हैं, बात करती हैं। टाइप्स ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज, कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए? सबसे पहले इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, देखो वर्कर काम करता है किस लिए? पैसे के लिए, तो पैसा तो उसे टाइम पे मिलना चाहिए और जाहिज मिलना चाहिए, जितना काम करे उतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। लिखा है लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है, पेंशन मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा रिक्रिएशनल सर्विसेज। रिक्रिएशन मतलब भैया काम करते हैं मतलब बोर हो गया, थक गए, फुल माइंड फ्रेश करने के गेम्स वगैरह, इंडोर गेम आउटडोर गेम भी होने चाहिए, है ना, वो लिखा है इसके अंदर। फैसिलिटेटिव सर्विस क्या होता है? इसमें एम्प्लॉय को और भी थोड़ी कन्वीनियंस होनी चाहिए, जैसे कैंटीन हो खाना खाने के लिए, रेस्ट रूम हो आराम करने के लिए, लंच रूम हो, हाउसिंग फैसिलिटीज, थोड़ा फ्लैट वगैरह प्रोवाइड कर दिया बच्चे एम्प्लॉय को, ठीक है। मेडिकल आप जानती हो, आपका ये प्रोविडेंट फंड हो गया, मेडिकल हो गया, आजकल तो कंपनी इंश्योरेंस कराती है अपने एम्प्लॉयज़ का, है ना। मेडिकल हो गया। वॉशिंग फैसिलिटीज, साफ सफाई के लिए बिल्कुल, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए। आजकल दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लग गए तो वो कंपनी खुद आपको एमबीए कराएगी। क्या आपको एमबीए करना है तो अपनी कंपनी की बातचीत होगी अलग अलग कॉलेज में, तो अपने जान पहचान कॉलेज से आपको एमबीए भी करा देगी पार्ट टाइम, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। लीव ट्रैवल कंसेशन, कि आप कोई घूमने आ रहे हो तो उसके लिए आपको बेनिफिट दे। प्रोविजन कौन कौन से है देखिए। पहला है वॉशिंग फैसिलिटी, ये सेक्शन 42 आपसे पूछ सकता है कि वॉशिंग फैसिलिटी कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 42। एडुकेट सुटेबल फैसिलिटी फॉर वॉशिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर यूज ऑफ वर्कर देयर इन। सेपरेट एंड एडुकेट स्क्रीन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर, मतलब ये वॉशरूम वगैरह है ना, ये सब मेल के अलग फीमेल के अलग, ये सारी बातें होनी चाहिए। स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग, कपड़े वपड़े रखने की, चेंज करने की, ये सब होनी चाहिए। बैठने की जगह होनी चाहिए। फर्स्ट एड, कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले देखो, कोई अचानक से प्रॉब्लम हो गई, मतलब किसी खून निकल लगा, तो डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो खून जहाँ निकल जाएगा, तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि तुरंत उसका कुछ फर्स्ट एड किया जा सके, फिर पट्टी वट्टी वहीं कर दे इससे खून रुक जाए, है ना। और कैंटीन तो हर जगह आ रहा है, सेक्शन 46 में तो कैंटीन, कैंटीन तो गवर्नमेंट बताती भी है कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल रिक्वायरिंग दैट इज इन स्पेशल फैक्ट्री वेयर मोर देन 250 वर्कर आर ऑर्डिनरी। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अगर 200-250 से ज़्यादा लोग हैं तो कैंटीन तो होनी चाहिए उनके खाना खाने के लिए, ठीक है ना। खाना फ्रेश होना चाहिए, वहीं बना होना चाहिए, है ना, ये सब कुछ। शेल्टर, रहने की जगह होनी चाहिए, रेस्ट रूम होनी चाहिए, लंच रूम। अब कोई वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो उनके रहने की जगह, खाने की जगह, आराम करने की जगह भी होनी चाहिए। रिचेस, अब किसी कोई वूमेन है, ठीक है, वो फैक्ट्री में काम करती है, उसका बच्चा 6 साल से छोटा है, तो बच्चे को अब तक कहाँ रखेगी, तो काम कर रही है, तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए भी थोड़ी कृषि होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा आराम से रह सके, खेल सके, तब तक मम्मी काम कर रही है ना। वेलफेयर ऑफिसर होने चाहिए जिन काम को देखेंगी भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जैसे लिखा है ना, इन एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, जहाँ 550 से ऊपर लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए जो उनके कामों को देखे कि भाई इनका वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। सच में चलिए, देखो अब देखो यहाँ पे ऐसी लिखा हुआ है कि जिन बच्चों की यहाँ बात कर रहे थे ना, क्रिचेस की, उनके लिए कैसे फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ देखो।
सच रूम शैल प्रोवाइड एडुकेट एकोमोडेशन, साफ सुथरी जगह भी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटेड हवा आनी चाहिए, मतलब साफ सुथरी हवा आनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए पूरी, ठीक है, क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की देखभाल अच्छे से हो सके, है ना, ये सब लिखा हुआ। प्रोविजन कौन कौन से बनाए हुए हैं लेबर वेलफेयर में, देखो पहला है द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। वो ये ना, कैंटीन होनी चाहिए अगर 150 से ज़्यादा वर्कर है, क्लिनिक्स होनी चाहिए अगर 50 से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं, रिक्रिएशन तो वही गेम वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशनल अरेंजमेंट होनी चाहिए ना, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिक्रिएशनल अरेंजमेंट इन द स्टेट इफ देयर 25 और मोर चिल्ड्रन वर्कर बिटवीन, अगर कोई बच्चा 6 से 12 साल का है, उसके माता पिता काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जगह भी होनी चाहिए, बच्चा पढ़ ले बैठ के, तो मम्मी पापा काम कर रहे हैं। हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल होनी चाहिए, है आपको अम्ब्रेला ब्लैंकेट रेन कोट ये सब देने चाहिए अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि वो बारिश सर्दी से बच सके, है ना। द माइन एक्ट, माइन से क्या बोलता है कि शेल्टर होना चाहिए, शेल्टर फॉर टेकिंग फूड एंड रेस्ट इफ 50 और मोर वर्कर एम्प्लॉय, अगर 50 से ज़्यादा लोग हैं तो उनके रहने की जगह खाने की जगह होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, क्रीच होनी चाहिए, पिट हेड बाथ इक्विप्ड विद शावर सैनिटरी लैट्रिन्स, नहाने के लिए बाथरूम, ठीक है, सैनिटरी लैट्रिन्स होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर 500 बोर वगैरह एम्प्लॉय, अब 500 से अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी होने चाहिए, उनका काम देख सके, काम मतलब कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर वेलफेयर हो रहा नहीं हो रहा उनका। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट कहता है कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, तो अगर आप देखोगे 3-4 चीज़ तो हर जगह है, फर्स्ट एड, मेडिकल, कैंटीन, क्रीज चीज हर जगह मिलेंगे आपको, है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी यही बोलता है, कैंटीन, रेस्ट रूम, वॉशिंग फैसिलिटीज, है ना, फर्स्ट एड। लेबर वेलफेयर ऑफिसर ये बहुत जरूरी है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट, सारे एक्ट में पढ़े, ठीक है ना। वेलफेयर ऑफिसर इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड विद एन, अगर कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर आपका होना चाहिए, ये हर पॉइंट में हमने भैया देखा, देखा ना। ये पोस्ट क्यों बनाई गई है, वेलफेयर ऑफिसर बनाया क्यों गया, एलिमिनेट द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द जॉबर सिस्टम इन द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, कि जो गलत प्रैक्टिस हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, उनको रोक सके। इम्प्रूव लेबर एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज, लेबर का जो रूल है सही से लागू हो रहा है वो देख सके, ठीक है। लाइसेंस ऑफिसर है जो सारे काम को देखता है, ठीक है ना, इसीलिए लेबर ऑफिसर बनाया गया वेलफेयर ऑफिसर। द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इसकी, पहली होती है एडवाइजरी, कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एडवाइस करे, ठीक है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर उसको, गवर्नमेंट को, ठीक है ना, ही कैन एडवाइज एंड सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लेवल पॉलिसी, प्रमोट करता है वेलफेयर स्कीम, सिक्योर करता है हाउसिंग, रिक्रिएशन, एजुकेशन फैसिलिटीज, सर्विस ओरिएंटेड, इस काम को सर्विस देना, सॉल्विंग करना फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, की उनकी जो एम्प्लॉयर की फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ऐसा काम है, ठीक है ना। सुपरवाइजर करता ही है कि उनकी पूरा वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको सुपरवाइज करना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, और मेडिटेशन, और यही करता है कि हारमोनी बैठती है लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में, कि जो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है, मालिक है जो, और जो कर्मचारी है, दोनों के बीच में हारमोनी बैठे, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, कि दोनों अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंस, एम्प्लॉय ग्रीवेंस मतलब जो भी उनकी शिकायत है उसका निवारण करना, ये कंसेप्ट क्या, देर आर मैनी फैक्टर इन इंडस्ट्री विच मेक अ वर्कर अनहैप्पी एंड डिजेक्टेड, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे वर्कर अनहैप्पी होता है, खुश नहीं होता काम करने से, मे बी हिज फेलो वर्कर, मतलब जो साथ में काम कर रहा है उसकी वजह से, या कंपनी की कुछ पॉलिसी की वजह से, ठीक है ना, इसके लिए, गरीबी के कारण, अंडर नरिशमेंट के कारण, डेट, उसके बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया उसके कारण, है ना, इसीलिए वर्कर की बहुत सारी समस्या होती है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। इसलिए कहते हैं एक वेल डिफाइंड ग्रीवेंस प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो ये सब वही सब लिखा हुआ है ना। वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सजेस्ट पुअर वर्क कंडीशन, ठीक है ना, ये सब क्यों होता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वायलेशन कंपनी रूल, कंपनी के रूल और प्रैक्टिस की वायलेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है बार्गेनिंग एग्रीमेंट का, लेबर लॉ का वायलेशन हो रहा है, इसीलिए हमारा लेबर दिक्कत में आ जाता है। कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट है, पहला डिसकंटेनमेंट अराइज आउट ऑफ समथिंग कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, द सोर्स ऑफ गिवन लाइव विद इन द कंपनी, देखो अब जो भी सब परेशानी है कंपनी के अंदर ही कुछ है, उसका सोल्यूशन भी कंपनी के अंदर से मिलेगा, अगर प्रॉब्लम कंपनी फैक्ट्री के अंदर हुई है तो सोल्यूशन भी वहीं मिलेगा, ठीक है ना। सच एज अनफेयर ट्रीटमेंट, बाय क्या होता है, सुपरवाइजर दिक्कत दे रहा है उसे, वायलेशन हो रहा है कंपनी रूल का, इसीलिए प्रॉब्लम को सोल्यूशन यही मिलेगा। ग्रीवन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, it is comparatively easier to identify each express given they are manifested
इन सेवरल वेज, एग्जाम्पल गोसिपिंग, एक्टिंग क्रिटिसाइज, ऑगमेंटेशन की लेबर टर्नओवर। आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका लेबर दुखी है? सबसे मेन पॉइंट उसका है, आप ये देख लो कि अगर आपकी लेबर टर्नओवर रेट बढ़ रही है कंपनी की, इसका मतलब आपका लेबर, आपका वर्कर आपके काम से दिक्कत है, उससे दुखी हो रहा है, वो उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पॉइंट को देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, है ना। डिसकंटेंट में बी रैशनल और इरेशनल। तो कभी कभार रीजन जेन्युइन होता है कि हाँ, हो सकता है कंपनी में कोई दिक्कत हो रही हो, और कभी कभार अपने यहाँ भी वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रीजन जेन्युइन नहीं होता ना। देयर ग्रीवेंस व्हिच आर इमोशनल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन सेंटीमेंट, डिसऑर्डर, परसेप्शन, लैक ऑफ प्रॉपर थिंकिंग। देखो, कुछ जो होते हैं प्रॉब्लम, वो होती है कंपनी के अंदर की, यहाँ का काम पसंद नहीं आ रहा, लोगों से लड़ाई हो रही है इसलिए काम छोड़ के जा रहे हैं। और कुछ अपने खुद की प्रॉब्लम होती है, घर की प्रॉब्लम, खुद की टेंशन, अब उसको कंपनी सॉल्व कैसे करेगी, वो दिक्कत होती है। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मतलब मशीन अच्छे से नहीं चल रही, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो सॉल्व कर सकती हूँ। अब वर्कर घर से अपनी बीवी से लड़के आया, घर में प्रॉब्लम चल रही है भाई से, तो उस प्रॉब्लम को कंपनी कैसे सॉल्व कर सकती है ना, वहाँ दिक्कत होती है। सोर्सेज क्या ग्रीवेंस के, ठीक है ना। सोर्सेज देखो, द कॉज ऑफ ग्रीवेंस मे बी ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स। अब ग्रीवेंस के 3 हेड्स हो सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट पॉलिसी और वर्किंग कंडीशन। या तो मैनेजमेंट की पॉलिसी ऊपर नीचे करो, चेंज करो तो कर सकते हो, या फिर वर्किंग कंडीशन को सॉल्व कर दो। ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसी, वेज रेट और स्केल ऑफ पे। क्या पता सैलरी से दिक्कत आ रही हो, है ना, सैलरी ठीक करोगे तो उसका भी ठीक हो जाएगा। ओवर टाइम, लीव, ट्रांसफर, इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ द वर्कर विद जॉब, सीनियरिटी, प्रमोशन नहीं मिल रहा बच्चे को, प्रमोशन नहीं मिला वर्कर को, इसीलिए लैक ऑफ करियर प्लानिंग नहीं कर पाया वो, लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, उसकी रोल ही नहीं पता उसे कि भाई करना क्या है, किसको क्या बताना है ना। तो ये दिक्कत। और वर्किंग कंडीशन क्या है, अनरियलिस्टिक, नॉन एबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो काम कैसे हो पाएगा। और काम हो नहीं रहा, वर्कर को डॉक्टर कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे। अब वर्कर बेचारा बता भी रहा है कि टूल नहीं है, मशीन नहीं चल रही, लाइट नहीं आ रही, तो कैसे काम करूँ। बैड फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव अप्रोच और डिसिप्लिन की। पर्सनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, नैरो एटीट्यूड है, ओवर एम्बिशन, ज़्यादा सोच रहा है, ईगोइस्टिक, ईगो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर, है ना, ये सारी चीज़ें। हैंडलिंग ग्रीवेंस, इन ग्रीवेंस को हम हैंडल कैसे करेंगे। ग्रीवेंस आर द सिम्टम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन एंटरप्राइज। इन ग्रीवेंस से क्या होता है भैया, ग्रीवेंस से कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। सो दैट शुड बी हैंडल वेरी प्रॉम्प्टली। तो इन परेशानियों को हमें आराम से हैंडल करना चाहिए। कोपिंग विद ग्रीवेंस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब, और मैनेजर की ही जॉब सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ से सॉल्व करने में। अगर उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, इसका मतलब मैनेजर बहुत अच्छा है, कि मैनेजर ही हर वर्कर को अच्छे से जानता है। तो मैनेजर जानता है कि हर वर्कर कैसे सेटिस्फाई होगा, हर किसी के अलग अलग नीड होते हैं, उन वर्कर को सेटिस्फाई कैसे करना है, बाय रिव्यूइंग देयर ग्रीवेंस, उनकी परेशानियों को दूर करके। तभी तो उनकी परेशानियों को रिड्रेसल होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब क्या होता है कि परेशानी को दूर करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना। अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी रियल, हो सकता है कोई ग्रीवेंस रियल है, रियल नहीं है। ग्रीवेंस में अराइज आउट ऑफ नॉट वन कॉज बट मल्टी फेरियस कॉज। किसी किसी परेशानी का एक कॉज है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा। किसी मान लो कोई बोला कि मुझे कल दिक्कत है कि मशीन टाइम पे चलती नहीं, कोई बोलता है मशीन टाइम पे नहीं चल रही, लाइट भी नहीं आ रही, प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिली, सफाई भी नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी किसी एक इंसान को हो सकती है। एवरी इंडिविजुअल डज नॉट गिव एक्सप्रेशन टू हिज ग्रीवेंस, और कोई बताता भी तो नहीं है भाई, ठीक है ना। द फॉलोइंग गाइडलाइंस में फॉलो टू रीड इफेक्टिव ग्रीवेंस। तो ये सारे गाइडलाइंस हैं जिससे आपकी इफेक्टिव ग्रीवेंस को टैकल कर सकती हो। पहला, द कंप्लेंट शुड बी गिवन अ पेशेंट हियरिंग, ही शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ कंप्लीट। सबसे पहले तो सामने वाले की पूरी बात सुनो। एम्प्लॉयर यानी मालिक को देखना है कि अपने वर्कर की पूरी बात सुने, पूरी दिक्कत सुने कि वैसे परेशानी है क्या। अटेम्प्ट्स बी मेड टू गेट, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। मैनेजमेंट मस्ट शो इट्स एंजाइटी टू रिमूव द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर, और वर्कर की जो एंजाइटी है उसकी ग्रीवेंस उसको सॉल्व करी जाए, ठीक है ना। ये सारी बातें होती हैं। अगर ग्रीवेंस रियल है और कॉस्ट जानते हैं, परेशानी का जो कारण जानते हैं, तो उसे तुरंत सॉल्व कर दिया जाए। और अगर ग्रीवियंस इमेजिनरी है, अनफाउंडेड, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो तब भी कुछ कोशिश की जाए जिससे हम सॉल्व कर सके। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला प्रोसीजर होता है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब एम्प्लॉयर फ्री टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट देयर ग्रीवेंस एड्रेस। किसी एम्प्लॉय को दिक्कत है, डायरेक्ट टू टॉप मैनेजमेंट मालिक के पास गया, आमने सामने बात की, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लिया। इसे बोलते हैं ओपन डोर, जब मर्जी आओ, बात करो, अपना सॉल्यूशन लो। एक होता है स्टेप लेटर, कि डायरेक्ट नहीं आ सकते। एग्रेसिव एम्प्लॉय हैज टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप बाय स्टेप पहले वर्कर अपने मैनेजर से बोलेगा, मैनेजर अपने सुपरवाइजर से बोलेगा, सुपरवाइजर अपने जो ऊपर बॉस का पीए होगा, पर्सनल असिस्टेंट, उससे बोलेगा, फिर पीए बॉस से बोलेगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम आपके मालिक तक पहुंचती है ना। इसे बोलते हैं स्टेप लेटर। गाइस अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ अ गुड ग्रीवियंस
प्रोसीजर, कि कैसे एक अच्छे प्रोसीजर की मदद से हम जो हमारा मजदूर है, हमारा जो कर्मचारी है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, खुद वो कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता है। पहले देखिए, अ ग्रीवेंस शुड बी डील विद द फर्स्ट इंस्टेंट एट द लोएस्ट लेवल। देखो, प्रॉब्लम जो होती है सबसे पहले उसको उसी लेवल पे खत्म कर देना चाहिए। अब लेबर, मान लो किसी कोई लेबर है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं डायरेक्ट उठ के मालिक के पास पहुंच जाए, नहीं, अपने जो उसके मैनेजर है, सुपरवाइजर है, पहले उससे बात करे। क्या पता प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाए, क्यों इतनी प्रॉब्लम को लंबा खींचे वहां तक ले जाना, पहले उसी लेवल पे खत्म करो। दैट इज टू से एन एम्प्लॉय शुड रेज हिज ग्रीवेंस विद इमीडिएट सुपीरियर, मतलब जो उसका इमीडिएट सुपीरियर है, जो उसका हो सकता है उसका काम को सुपरवाइज करता है, ठीक है ना, उसके लेवल के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर वाला लेवल, है ना, उससे बात करें, क्या पता वो मैटर सॉल्व हो सके, है ना। इट मे बी सिंपल टू सेटल इट ऑन द स्पॉट एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और अगर ये वहीं पे सॉल्व हो जाएगी ऑन द स्पॉट, तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इवन इफ इट कैन नॉट बी सेटल एट दैट लेवल, द मैन सुपीरियर विल नो व्हाट इज हैपनिंग। अगर ये उस प्रॉब्लम उस लेवल पे सॉल्व नहीं होती, तब वो अगले लेवल पे लेके जाए, उसे खुद ही पता है कि अब उसे किसके पास जाके रिपोर्ट करनी है ना। वर्कर भी जानता है अगर ये सुपीरियर मेरी बात नहीं सुनना, ये सुपरवाइजर मेरी बात नहीं सुनना, तो इसके ऊपर कौन है, मुझसे बात करूंगा। अगला, इट मस्ट बी क्लियर टू द एम्प्लॉयर व्हाट लाइन ऑफ अपील इज, सो दैट इफ यू कैन नॉट गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच सुपीरियर। अगले पॉइंट में ये लिखा है कि अगर उसको अपने सुपरवाइजर से, अपने सुपीरियर से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसे पता होना चाहिए कि अब मैं इसके बाद किससे जाके बात करूं। अगला, अगर उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने में डिले होगा, तो उसे फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा, उसका टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होनी चाहिए। It must be clearly understood in stabilizing a grievance procedure. If grievance is against an instruction given the superior, it is the interest of discipline. देखो, अगर मान लो एक सुपीरियर, एक सुपरवाइजर ने पहले वर्कर से बोल रखा है कि आपस में आप लोग लड़ाई नहीं करोगे, और फिर भी वो लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिसिप्लिन का पालन नहीं हो रहा। तो अगर सारा काम डिसिप्लिन में होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। The grievance process should be set up with the participation of the employee, and it should be applicable to all organizations. It should be agreed that there will be no recourse to the official machine of cancellation unless the procedure has been carried out and there is still dissatisfaction. तो कुल मिला के सारी बात वही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने पहले सुपीरियर से, फिर उसके ऊपर ऐसे बात करो जिससे आप सेटिस्फाई हो पाओ, है ना। तो गाइस, यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।